हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीनीट यूजी 2022 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था 4 सितंबर 2022 को। यहाँ हम पेपर का कोड W6 डिस्कस करेंगे। ये रीनीट यूजी 2022 पेपर का पार्ट 4 है, जिसमें हम सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 86 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी 15 क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल और वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है मॉडरेट भी हो, बट क्वेश्चन की डिफिकल्टी के लेवल से इसे मॉडरेट क्वेश्चन हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। क्या कहता है जरा देखिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं नीचे। एक स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट जो है वो है assertion A और दूसरा है वो रीजन R। अब जरा देखिए क्या कहता है। assertion A कहता है द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पोजेसेस सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उनमें जो मेटल कार्बन बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा और पाई दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसका रीजन आर क्या कह रहा है। रीजन आर ये कह रहा है द लिगेंड टू मेटल बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड एंड मेटल टू लिगेंड बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड। यानी कि जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उनमें लिगेंड का मेटल के साथ जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है और मेटल का जो लिगेंड के साथ जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में, इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला ऑप्शन कह रहा है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि असर्शन करेक्ट है और रीजन करेक्ट नहीं है। अब जरा इसको समझते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, इन मेटल कार्बोनिल्स बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग अकर्स। ठीक है। हम जानते हैं कि मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बैक बॉन्डिंग होती है जिसे सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, हियर द मेटल कार्बन बॉन्ड पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, सो द असर्शन इज करेक्ट। यानी कि जो बैक बॉन्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड भी बनता है मेटल और कार्बन के बीच में और पाई बॉन्ड भी बनता है। इस वजह से जो मेटल कार्बन बॉन्ड है उसमें सिग्मा कैरेक्टर भी मिलेंगे और पाई कैरेक्टर भी मिलेंगे, यानी असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे जो लिगेंड टू मेटल बॉन्ड है और मेटल टू लिगेंड बॉन्ड है, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा अच्छे से। यहाँ पे जो लिगेंड टू मेटल बॉन्ड है वो एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी लिगेंड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल एटम को डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड बनाता है जो कि एक तरह का सिग्मा बॉन्ड है। जबकि मेटल एटम क्या करता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग से लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग 2p ऑर्बिटल्स के साथ या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। तो मेटल टू लिगेंड जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है और लिगेंड टू मेटल है वो सिग्मा बॉन्ड है। ऑप्शन में या जो रीजन जो दे रखा था उसमें इसको चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। लिगेंड टू मेटल को पाई बॉन्ड बोला और मेटल टू लिगेंड को सिग्मा बॉन्ड बोला, इसलिए जो रीजन दे रखा है वो करेक्ट नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो असर्शन है वो करेक्ट है। वो कैसे करेक्ट है आपको समझ में आया होगा और रीजन क्यों करेक्ट नहीं है और उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है या उसका करेक्ट रीजन क्या होना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 87 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में आपके सामने दे रखे हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, फोटोकेमिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। लिस्ट 2 में आपके पास है ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर एंड रिड्यूसिंग मिक्सचर। इसके लिए आपको क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेज ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st। सेकंड ऑप्शन कह रहा है
ए का फर्स्ट, बी का फोर, सी का सेकेंड, डी का थर्ड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। और लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर, यानी कि जो ए की करेक्ट मैचिंग है वो है थर्ड, बी की करेक्ट मैचिंग है वो फर्स्ट, सी की करेक्ट मैचिंग है वो फोर और डी की करेक्ट मैचिंग है सेकेंड। अब ये कैसे आया तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, यानी वाटर का या जो भी वाटर का सैंपल है उसका बीओडी हमको क्या बताएगा? ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है वाटर के अंदर। ओके, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन कह रहा है फोटोकेमिकल स्मोक। जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसके कंपोजिशन से साफ साफ पता चलता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होती है, जबकि अगर हम क्लासिकल स्मोक की बात करें तो वो रिड्यूसिंग इन नेचर होती है। यानी इनके कंपोजिशन से ये साफ साफ पता चलता है कि इनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रेजेंट है और वो ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखती है, जबकि क्लासिकल स्मोक जो है वो रिड्यूसिंग इन नेचर होती है क्योंकि वो रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। लास्ट जो डी ऑप्शन कह रहा है ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये कहां होता है? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के अंदर। ओके, तो इस तरह से आपने देखा, हमने चारों ऑप्शन जो दे रखे थे लिस्ट वन के अंदर उनको करेक्ट मैचिंग बता दिया, लिस्ट टू में वो कैसे मैच होंगे। तो ये इजी क्वेश्चन था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें चार कार्बोकेटाइन बताए गए हैं। आपको बताना है कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों कार्बोकेटाइन है, साइक्लिक हैं। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। अब वो फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द रिमेनिंग थ्री विच आर गिवन इन ऑप्शन टू, थ्री एंड फोर। अभी कैसे आया? तो सबसे पहली बात ये देखिए, जब भी आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी जाती है तो आप देखेंगे उस कार्बोकेटाइन में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा उस कार्बोकेटाइन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या हम कह सकते हैं कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होगी। तो व्हाट वी कैन से द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सबसे पहले मैं बता दूं इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो फर्स्ट है। फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब वो कैसे आया है तो हम उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम चेक करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। ठीक है, यानी जिस किसी भी कार्बोकेटाइन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतनी ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी। द गिवन कार्बोकेटाइन वन इज मोस्ट स्टेबल, जो पहला वाला कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें तो टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, देन फिर सेकेंडरी, देन फिर प्राइमरी। तो जो फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। उसके साथ साथ उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है। ऑल्सो इट हैज मैक्सिमम रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, सो इट इज द मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले कार्बोकेटाइन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, दूसरी बात उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है और तीसरी बात उसकी मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, अब जरा एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो कार्बोकेटाइन दे रखा है दिस टर्शरी, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज आगे रिंग में मूव करेगा, देन अगेन पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस दिए गए टर्शरी कार्बोकेटाइन की टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है इसमें और इसके साथ साथ ये टर्शरी कार्बोकेटाइन भी है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है और कैसे है। ओके, अब आगे देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 89,
डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वन, Cr+2 is oxidizing and Mn+3 is reducing in nature। ओके, यानी जो Cr+2 आयन है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, जबकि Mn+3 आयन वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है। अब स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है देखिए, Sc+3 कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो स्कैंडियम+3 के जो कंपाउंड्स होते हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। अब आपको बताना है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो ऊपर दोनों स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इनके रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा दिए गए ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन सेज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वन, यानी कि जो स्टेटमेंट वन है वो इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट टू है वो करेक्ट है। अभी कैसे आया, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, और अगर सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि अगर वो करेक्ट है तो वो क्यों करेक्ट है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें Cr+2 आयन की। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1, लेकिन जब क्रोमियम 3 प्लस टू आयन बनाएगा, Cr+2 आयन बनाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d4 4s0, और ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, क्रोमियम+3 आयन बना लेगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d3। 3d3 का मतलब हुआ कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में, तो ये T2g कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा। T2g कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो एक हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्रोमियम+2 से क्रोमियम+3 आयन इजीली बन जाएगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब Cr+2 आयन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो हमने यही बात यहाँ पे समझाई है। Cr+2 is reducing in nature and it is a good reducing agent and undergoes oxidation readily। यानी कि जो Cr+2 आयन है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और आसानी से जल्दी से ऑक्सीडेशन शो करता है। क्यों करता है? Because here its configuration changes from D4 to D3, which is T2g configuration, which is half filled electronic configuration and very stable। ये ऐसा काम इसलिए करता है, इलेक्ट्रॉन इसलिए रेडिली लूज करता है क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन D4 से D3 हो रही है, यानी कि T2g 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एक्वायर कर रहा है, जो कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब आगे देखिए, अब बात करें Mn+3 आयन की। Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2, लेकिन जब Mn+3 आयन बनाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d4। अब 3d4 एक लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बना लेगा? Mn+2 आयन, जहां इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d5। 3d5 क्या होती है? एक हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसका मतलब ये हो गया कि Mn+3 आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अंडरगोज रिडक्शन रेडिली, और आसानी से रिडक्शन शो करेगा, जल्दी से रिडक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से? बिकॉज हेयर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस फ्रॉम 3d4 टू 3d5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने से, रिडक्शन करने से, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करने से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 से 3d5 में चेंज हो जाती है, विच इज अ हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और 3d5 क्या है? एक हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है क्योंकि वहां पे उल्टा दे रखा है, Mn+3 को रिड्यूसिंग बताया है और Cr+2 को ऑक्सीडाइजिंग बताया है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया कि स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट क्यों है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। अब स्टेटमेंट टू की बात करते हैं। स्कैंडियम+3 आयन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है। ठीक है, आर्गन लाइक इनर्ट गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ? इन विच नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड।
आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और उसमें फुलफिल्ड इनर्ट गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, तो स्कैंडियम प्लस 3 आयन में आर्गन लाइक इनर्ट गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने से कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा और उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। ठीक है, हेंस scandium plus 3 ion is diamagnetic in nature and is repelled by the applied magnetic field। और आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स कि जिस किसी आयन में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो स्कैंडियम प्लस 3 में भी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो डायमैग्नेटिक नेचर का है और डायमैग्नेटिक नेचर का होने की वजह से वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। स्कैंडियम की अगर हम बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d1 4s2, लेकिन जब ये स्कैंडियम प्लस 3 आयन बना लेगा तो इसमें आर्गन लाइक इनर्ट गैस लाइक इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रखती है और मैग्नेट डायमैग्नेटिक नेचर का है, जिस वजह से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगा। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया कि एसर्शन क्यों इनकरेक्ट है और रीजन क्यों करेक्ट है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 3 एट 1000 केल्विन। आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp कितना है, 3 है 1000 केल्विन पे। रिएक्शन क्या है, CO2 गैसियस प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स 2CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। what will be the value of Kc for the reaction at the same temperature। यानी इसी टेम्परेचर पर इस दिए गए रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी। आपको दे रखा है R कितना है, 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आपके पास ऑप्शन है 3.6, 0.36, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, यानी कि 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज द राइट आंसर। अभी कैसे आया तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पहली बात तो जो रिएक्शन आपके सामने दे रखी है वो क्या है, CO2 गैसियस प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स 2CO गैसियस। ओके, तो हम जानते हैं Kp एंड Kc फॉर द रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर एज फॉलोज। यानी कि किसी भी रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन के लिए Kp और Kc का क्या रिलेशन होता है, तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ओके, अब एक बार देखिए ध्यान से, ये डेल्टा Ng क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है 2 इन गैसियस स्टेट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट है 1, तो डेल्टा Ng हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो Kp दे रखा है 3, Kc आपको कैलकुलेट करना है, R है 0.083 और टेम्परेचर है 1000 केल्विन और डेल्टा Ng आ गया 1। तो Kc जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 0.083 इंटू 1000। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो Kc आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 91 गैसियस स्टेट चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, अ वेसल कंटेन्स 3.2 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस एट STP 273.15 Kelvin and 1 atmosphere pressure। The gas is now transferred to another vessel at constant temperature where the pressure becomes 1/3 of the original pressure। The volume of new vessel in liter is। You are given molar volume at STP is 22.4 लीटर। ओके, अब जैसा कि आपको कहा गया कि एक वेसल है जिसमें 3.2 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस है, STP पे उस गैस को रखा है। STP का मतलब क्या होता है, जहां टेम्परेचर है 273.15 केल्विन और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। अब इस गैस को दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर दिया कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए, जिस वजह से उसका प्रेशर 1/3 हो गया ओरिजिनल प्रेशर से। तो आपको बताना है नए वेसल के अंदर वॉल्यूम इन लीटर कितनी है। आपको दे रखा है कि मोलर वॉल्यूम एट STP होती है 22.4 लीटर। आपके पास ऑप्शन है 67.2, 6.72, 2.24 और 22.4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि 6.72 इज द वॉल्यूम ऑफ न्यू वेसल इन लीटर। अभी कैसे आया तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं।
सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सिन, क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास क्वेश्चन में दे रखा है 3.2 ग्राम, मोलर मास 32 बिकॉज इट इज डाइऑक्सिन O2, तो 3.2 अपॉन 32 कितना आ गया, 0.1 मोल्स। वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सिन गैस एट एसटीपी कितना हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, क्योंकि आपके पास 0.1 मोल्स हैं तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा 0.1 मोल्स का, 0.1 इंटू 22.4, दिस कम्स आउट टू बी 2.24 लीटर। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, सो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर P1 कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर, V1 इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया 2.24 लीटर। अब क्या कहा क्वेश्चन में, P2 कितना हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर का 1/3, तो इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, तो P2 कितना हो जाएगा फाइनल प्रेशर 1/3 ATM, एंड V2 फाइनल वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। फ्रॉम बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी नो दैट, हम जानते हैं बॉयल्स लॉ से कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है, इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, V1 आपने कैलकुलेट कर दिया, इनिशियल वॉल्यूम कितना आया 2.24 लीटर, P2 फाइनल प्रेशर कितना आया 1.1/3 एटमॉस्फेयर, और V2 फाइनल वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्व कर लीजिए, V2 कितना आएगा 3 इंटू 2.24 लीटर, सो V2 कम्स आउट टू बी 6.72 लीटर, हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 92, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से पूछा गया फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड के रिगार्डिंग एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, which one of the following reaction sequence is incorrect method to prepare phenol, यानी कि कौन सी रिएक्शन सीक्वेंस जो है वो फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए एक इनकरेक्ट मेथड है। यानी आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 ऑप्शन से तो फिनॉल इजीली बन जाएगा, लेकिन एक से नहीं बन पाएगा, तो जिससे नहीं बन पाएगा वो आपको बताना है इनकरेक्ट रिएक्शन सीक्वेंस क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास है बेंजीन, ओलियम, NaOH एंड हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम H3O+। सेकंड ऑप्शन आपके पास है एनिलीन, NaNO2HCl, H2O एंड हीटिंग। थर्ड ऑप्शन आपके पास है क्यूमीन, O2 एंड हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है क्लोरोबेंजीन, NaOH एंड एसटीपी कंडीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन में जो कंडीशंस दे रखी हैं, रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी हैं, उससे फिनॉल इजीली नहीं बन पाएगा, 1, 2 और 3 वाली कंडीशन से बन जाएगा। अब कैसे होगा, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए, जब आप बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ NaOH की प्रेजेंस में H2O के साथ लेके करवाते हैं, तो वहां से आपके पास फिनॉल बन जाएगा। दिस इज ट्रू, ये बिल्कुल सही मेथड है। सेकेंड आप देखिए, जब आप एनिलीन लेते हो और NaNO2 और HCl के साथ यानी कि HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो वेरी लो टेम्परेचर पर, 0 से 5 डिग्री पर या 273 से 278 केल्विन पर, तो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, और ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, इसको वाटर के साथ हीट करने पर ही आपको फिनॉल प्रिपेयर होके देगा, यानी सेकंड वाली रिएक्शन कंडीशन से भी फिनॉल बन रहा है। थर्ड होता है, थर्ड जो दे रखा है वो है क्यूमीन, जिसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। सबसे पहले आपको इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करने पर फिनॉल और एसीटोन फॉर्म होता है, यानी थर्ड वाले रिएक्शन सीक्वेंस से भी फिनॉल इजीली प्रिपेयर हो जाता है। फोर्थ वाली जो रिएक्शन सीक्वेंस है जिसमें आप क्लोरोबेंजीन ले रहे हो और उसकी रिएक्शन NaOH के साथ एसटीपी कंडीशन पे करा रहे हो, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका कारण क्या है स्टूडेंट्स, कि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन होता है उसका डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है, तो उस वजह से इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और यहाँ पे NaOH के साथ या जो OH माइनस के साथ इजीली रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाते हैं तो फिर रिएक्शन पॉसिबल है, या इसको हीट करें तो रिएक्शन पॉसिबल है। एसटीपी कंडीशन पे तो यहाँ पे NaOH की क्लोरोबेंजीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, तो फोर्थ वाली जो रिएक्शन सीक्वेंस है उससे फिनॉल नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, इसमें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ये बात नहीं होती है, जबकि 1, 2, 3 फिनॉल के प्रिपरेशन के मेथड है जो हम जनरली पढ़ते भी हैं और यूज भी करते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 93 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन 4A plus 3B gives 9C gives 6C
plus 9d, rate of formation of C is 6 into 10 की power minus 2 mole per liter per second, and rate of disappearance of A is 4 into 10 की power minus 2 mole per liter per second. The rate of reaction and the amount of B consumed in interval of t seconds respectively will be. ओके आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है. क्या कह रहा है केमिकल रिएक्शन? 4a plus 3b gives 6c plus 9d. आपको ये कह रहा है कि जो C के फॉर्मेशन की रेट है वो है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और जो A है, जो कि रिएक्टेंट A है, उसके डिसअपीयरेंस की रेट भी दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी और जो B का अमाउंट क्या कंज्यूम होगा इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स. आपके पास ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 10 into 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड 30 into 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर. सेकेंड ऑप्शन आपके पास कह रहा है 1 into 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड 30 into 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर. थर्ड ऑप्शन आपके पास कह रहा है 10 into 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड 10 into 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर. और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 1 into 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड 10 into 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर. ये सही आंसर आएगा जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया उसके लिए. अभी कैसे आएगा, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. देखिए रिएक्शन क्या दे रखी है आपके पास, 4a प्लस 3b गिव्स 6c प्लस 9d. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी, क्योंकि इनकी कंसेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इनकी रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए विल बी आर इज इक्वल टू माइनस 1/4 डी ए बाई डी टी. इन टर्म्स ऑफ सी क्या हो जाएगा, प्लस 1/6 डी सी बाई डी टी. 1/6 क्योंकि यहाँ पे आपके देख सकते हैं कोफिशिएंट सी का 6 है और ए का कोफिशिएंट 4 है. ए रिएक्टेंट है इसलिए माइनस आया, सी प्रोडक्ट है इसलिए प्लस आया. तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 1/4 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और यहाँ पे 1/4. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2. तो 1/4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा. 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड. ओके अब आगे देखिए, आर हो जाएगा -1/3 डी बी बाई डी टी, क्योंकि अब हम बी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो बी की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमें निकालनी है. तो आर क्या है, -1/3 डी बी बाई डी टी, क्योंकि बी रिएक्टेंट है और उसका कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 1/3 हो जाएगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बिकॉज माइनस डी बी बाई डी टी इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी. तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन. 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कितना भी हमने कैलकुलेट किया ऊपर, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2. तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड. ओके अब आगे देखिए ध्यान से. अब हमको पूछा गया क्वेश्चन में बी की कंसेंट्रेशन में चेंज कितना आएगा. तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी हमने कैलकुलेट कर दिया, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ गया. अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कितना कैलकुलेट किया अभी हमने, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2. चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी हमें निकालना है, टाइम क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा. तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10, सो इट इज 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर. ओके अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की. क्वेश्चन नंबर 94 एक इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया. क्या कह रहा है जरा देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेल विथ सेल रिएक्शन ई जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव्स जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड इज 1.1 वोल्ट. Calculate the standard gives free energy change for the cell reaction given F is equal to 96487 कूलम पर मोल. क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल के लिए, जिसकी सेल रिएक्शन है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव्स जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया सेल का, यानी सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल कितना है 1.10 वोल्ट.
आपको बताना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इस सेल रिएक्शन के लिए क्या होगा। एफ आपको दे रखा है 96,487 कूलाम पर मोल। तो पहले इसके ऑप्शन देखते हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है आपके पास -200.27 जूल पर मोल, -200.27 किलो जूल पर मोल, -212.27 किलो जूल पर मोल, -212.27 जूल पर मोल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, यानी कि सही आंसर आएगा आपके पास -212.27 किलो जूल पर मोल। अभी कैसे आएगा, तो एक्सप्लेनेशन देखिए। सबसे पहले रिएक्शन आपको क्या दे रखी है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस टू एक्वस गिव्स जिंक प्लस टू एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इस रिएक्शन में हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो जिंक है वो जिंक प्लस टू में कन्वर्ट होगा बाय द लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, और कॉपर प्लस टू कॉपर में कन्वर्ट होगा बाय द गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। ई नॉट सेल क्वेश्चन में गिवन है 1.1 वोल्ट, तो डेल्टा जी जो कि हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी नॉट, उसका रिलेशन ई नॉट सेल के साथ क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, एन आपके पास है, एफ क्वेश्चन में गिवन है, ई नॉट सेल क्वेश्चन में गिवन है, तो डेल्टा जी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखिए ध्यान, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2 इंटू 96,487 इंटू 1.1 जूल पर मोल आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -212271.4 जूल पर मोल आ जाएगा। क्योंकि ये जूल में है, हमें किलो जूल में कैलकुलेट करना है, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -212271.4 अपॉन 1000 किलो जूल पर मोल, और जब 1000 से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा -212.2714 किलो जूल पर मोल। ओके, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की। क्वेश्चन नंबर 95 जब हम बात कर रहे हैं तो वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिक्स चैप्टर से पूछा गया एक रिएक्शन सीक्वेंस्ड का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बात हो रही है, आपके पास एल्कीन की भी बात हो रही है, एल्किल हैलाइड की भी बात हो रही है। तो एक मिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस पे पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, आपके सामने एक रिएक्टेंट दे रखा है जिसकी आपको सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन करानी है, पहले HBr के साथ, फिर Mg ड्राई ईथर के साथ, और CO2 फिर हाइड्रोलाइसिस कराना एसिडिक मीडियम में, जहां आपके पास प्रोडक्ट ए ऑब्टेन्ड होगा, और इस प्रोडक्ट ए की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवानी है SOCl2, और CH3NH2 के साथ करानी है सेकेंड स्टेप में, तो आपके पास प्रोडक्ट बी बनेगा। आपको बताना है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी जो इस रिएक्शन सीक्वेंस में फॉर्म हो रहे हैं वो क्या हैं। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है 1 2 3 4, जिसमें ए और बी प्रोडक्ट अलग अलग बता रखे हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 3, यानी 3 ऑप्शन में जो दे रखा है ए की स्ट्रक्चर और जो बी की स्ट्रक्चर है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा ए और बी। ओके, अब ये कैसे आया, तो हम रिएक्शन सीक्वेंस देखते हैं कि कैसे ए बनेगा और कैसे बी बनेगा। ओके, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले देखिए, आपके पास जो रिएक्टेंट है वो है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जिस पे आप HBr का एडिशन कराओगे, मार्कोनिकॉफ रूल से होगा, तो Br जाके वहां जुड़ जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो आप देख सकते हैं आपके पास पहला प्रोडक्ट ये बनेगा एल्किल ब्रोमाइड। उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ कराओगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, you will get carboxylic acid. So the structure of A is having carboxylic acid as the functional group. Okay, अब देखिए आगे, इस ए की ही हम आगे रिएक्शन करवा रहे हैं, जो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट ए फॉर्म हुआ है रिएक्टेंट से, उस ए की ही यहाँ पे रिएक्टेंट बन गया। इसी की रिएक्शन, क्योंकि आप कंटिन्यूस रिएक्शन देख रहे हो, तो ए की रिएक्शन होगी थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो ए एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करने पर ये आपको दे देगा एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड। ओके, और इसकी रिएक्शन CH3NH2 के साथ कराने पर HCl रिमूव होने से एक सेकेंडरी अमाइड आपके पास फॉर्म हो जाएगा, विच इज बी। तो स्ट्रक्चर ऑफ A is having carboxylic acid as the functional group and structure of B is having secondary amide as the functional group. Okay, तो स्ट्रक्चर A और स्ट्रक्चर B हमने इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में देख लिया, और इसका सही आंसर हमारे पास आएगा 3। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 96
मेटलर्जी चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैल्सिनेशन रिएक्शन। आपके सामने कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं जिसमें आपको बताना है कौन सी कैल्सिनेशन रिएक्शन नहीं है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सेज CaCO3 plus 2HCl gives on heating CaCl2 plus H2O plus CO2। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ZnCO3 on heating gives ZnO plus CO2। थर्ड ऑप्शन कह रहा है Fe2O3 plus Fe2O3 dot XS2O on heating gives Fe2O3 plus XS2O। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है CaCO3 dot MgCO3 on heating gives CaO plus MgO plus 2CO2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है वो कैल्सिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ रिएक्शन है वो कैल्सिनेशन का एग्जाम्पल है। तो अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, कैसे फर्स्ट वाली रिएक्शन कैल्सिनेशन नहीं है और बाकी वाली रिएक्शन कैल्सिनेशन की कैटेगरी में आती हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। जब हम बात करें कैल्सिनेशन की, तो कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड द वोलेटाइल मैटर एस्केप्ड लिविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड। यानी कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीटिंग करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, और जो भी वोलेटाइल मैटर है वो एस्केप हो जाएगा, पीछे मेटल ऑक्साइड की इंप्योरिटी रह जाएगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ZnCO3 सॉलिड की, तो आपने जब इसको हीट किया तो ZnO बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और CO2 गैस एस्केप हो जाएगा। जब हम बात करें सेकंड Fe2O3 डॉट XH2O की, तो जब हमने इसको हीट किया तो Fe2O3 मेटल ऑक्साइड रह जाएगा, आयरन ऑक्साइड, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाहर निकल जाएंगे। ओके, अब आगे देखिए CaCO3 डॉट MgCO3, इसको जब आपने हीट किया तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, साथ यहाँ पे 2 CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। ओके, जो फर्स्ट रिएक्शन है, द फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट अ कैल्सिनेशन रिएक्शन बट इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो कैल्सिनेशन रिएक्शन का तो एग्जांपल नहीं है, वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहां पे आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से करा रहे हो और आप देखो कि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और CO2 गैस बन रही है। ओके, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन कैल्सिनेशन रिएक्शन नहीं है, वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 97, हाइड्रोकार्बन यूनिट में से एल्कीन के प्रिपरेशन से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको चारों मेथड एक साथ अप्लाई करके देखने होंगे, इसलिए इसको मॉडरेट की कैटेगरी में बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए, द इनकरेक्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन इज। ध्यान से देखना, इनकरेक्ट मेथड बोला है, यानी आपके पास चार मेथड दे रखे हैं जिनसे आपको कहा गया है कि कौन से मेथड से सिंथेसिस ऑफ एल्कीन नहीं होगा। यानी कि चार ऑप्शन में से तीन से तो आप सिंथेसिस ऑफ एल्कीन हो पाएगा, देख पाएंगे, लेकिन एक ऐसा मेथड होगा जो इनकरेक्ट है, जिससे कि सिंथेसिस ऑफ एल्कीन नहीं हो पाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है ट्रीटिंग विसिनल डायहालाइड्स विद जिंक मेटल। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइंस विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है हीटिंग एल्किल हलाइड्स विद अल्कोहलिक KOH। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ट्रीटिंग एल्किल हलाइड्स इन एक्वस KOH सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि जब हम ट्रीटिंग एल्किल हलाइड्स इन एक्वस KOH सॉल्यूशन की बात करें, एल्किल हलाइड्स को एक्वस KOH सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करें, तो वहां से आपके पास एल्कीन का सिंथेसिस नहीं होता है। तो एक बार हम बाकी ऊपर वाले तीनों मेथड भी देख लेते हैं कि उनसे एल्कीन का सिंथेसिस कैसे होता है, और फोर्थ वाली रिएक्शन में अगर एल्कीन का सिंथेसिस नहीं होता है तो फिर क्या प्रोडक्ट बनता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, द फर्स्ट थ्री मेथड्स इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। पहले तीन मेथड में क्या होगा, एल्कीन का सिंथेसिस होगा। फर्स्ट देखिए, आपने लिया विसिनल डायहालाइड, विसिनल डायहालाइड की रिएक्शन जिंक मेटल से कराए तो ZnX2 यहां से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे CH2CH2 के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो CH2CH2 इज योर प्रोडक्ट विच इज एथीन द एल्कीन। ओके, नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, आपने लिया एल्काइन, तो इस एल्काइन की रिएक्शन सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ कराया, और यहाँ पे जब आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेते हो तो प्रोडक्ट आपके पास ट्रांस एल्कीन होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दैट प्रोडक्ट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे अगर आप एल्काइन ले रहे हो और सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेते हो तो ट्रांस एल्कीन बनेगा। तो बेसिकली इस मेथड से भी आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और अगर एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो ट्रांस एल्कीन विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ओके,
थर्ड वाली रिएक्शन क्या कह रहा है, अगर आपने एल्किल हैलाइड लिया जैसे कि 2 क्लोरोब्यूटेन लिया, इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराई तो एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन होने से आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा विच इज योर माइनर प्रोडक्ट और एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा विच इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो यानी थर्ड वाले मेथड से भी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब देखिए आगे। लेकिन अगर हम बात करें फोर्थ मेथड की तो द फोर्थ मेथड इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी जो फोर्थ वाला मेथड दे रखा है जिससे हम कह रहे हैं कि एल्कीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो वहां से अल्कोहल का सिंथेसिस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वहां पे। तो आपने एल्किल हैलाइड लिया RX, इसकी रिएक्शन करवाई एक्वस KOH के साथ, तो यहां पे आपके पास ROH एक अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of wavelength 300 nanometer falls on the surface of metal, the electrons are emitted with kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from the metal? यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उससे पूछा गया एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे आपके पास H दे रखा है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, C भी दे रखा है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एवोगैड्रो नंबर Na भी दे रखा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स। ठीक है, आपको कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, किसी मेटल की सरफेस पे फॉल करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी है 1.68 इंटू 10 की पावर 5। आपको बताना है कि कितनी एनर्जी चाहिए मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, वर्क फंक्शन क्या होगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2.31 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर मोल, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल पर मोल और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल पर मोल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल इज योर करेक्ट आंसर। कैसे आया, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एनर्जी ऑफ 300 नैनोमीटर फोटोन इज गिवन बाय, जो आपके पास इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी वेवलेंथ दे रखी है 300 नैनोमीटर। तो हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। H क्वेश्चन में गिवन है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, C है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 300 नैनोमीटर है तो 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो E आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ओके, अब आगे देखिए फिर क्या हो जाएगा। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, तो हमें पता है कि जो 1 फोटोन की एनर्जी आपके पास आई यहाँ पे वो कितनी है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल और 1 मोल कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स। मल्टीप्लाई कर देंगे तो E आ जाएगा 3.99 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। ठीक है, तो अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज गिवन बाय। यानी जो अब आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं मेटल की सरफेस से उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो आपने कितनी एनर्जी दी है वो कितनी है 3.99 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। तो 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे बच जाएगा 3.99 माइनस 1.68 तो हो जाएगा E कम्स आउट टू बी 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 सॉलिड स्टेट चैप्टर से डिफेक्ट्स टॉपिक में से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, what fraction of Fe exists as Fe3 in Fe 0.96O? Consider Fe 0.96 to be made up of Fe second and Fe third ions only। यानी कि जो आपके पास एक सॉलिड दे रखा है Fe 0.96O, इसके अंदर आपको बताना है कि Fe3 का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है और आपको ये मान के चलना है कि ये Fe 0.96O जो है वो Fe2 आयंस और Fe3 आयंस से ही मिलके बना हुआ है। आपके पास ऑप्शन है 1/20, 1/12,
0.08 1/16। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, that is 1/12 is the exact fraction of Fe which exists as Fe3 in Fe 0.96O। अभी कैसे आया? तो आपको चार्ज बैलेंस करना है। जब हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की, तो वहां पे इस टाइप के सॉलिड्स का एग्जांपल हम बहुत सारा देखते हैं। इसके अंदर आपको चार्ज बैलेंस करना होता है। तो देखिए कैसे। आपके पास जो सॉलिड दे रखा है उसका नाम, उसका फॉर्मूला क्या है? Fe 0.96O। यहाँ पे हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ आयंस ऑफ Fe+2 कितना हो गया? x। तो आपके पास टोटल Fe कितना है? 0.96। Fe+2 आपने कितना मान लिया? x। सो द नंबर ऑफ आयंस ऑफ Fe+3 कितना हो जाएगा? 0.96 माइनस x। ओके, अब आगे देखिए। सो बाय डूइंग चार्ज बैलेंसिंग वी गेट, आपके पास जो Fe+2 है उसका चार्ज है +2, उसका नंबर है x। जो Fe+3 आयन है उसका चार्ज है +3, उसका नंबर है 0.96 माइनस एक्स। और जो ऑक्साइड आयन है उसका चार्ज है -2, उसके नंबर है 1। ओके, तो आपको क्या करना है? टोटल कैटायंस का चार्ज उनके मोल से मल्टीप्लाई करते हुए, टोटल एनायंस का चार्ज उनके मोल से मल्टीप्लाई करते हुए, और टोटल चार्ज उस कंपाउंड पे 0 है, 0 के बराबर कर देना है। तो x इंटू 2 2x हो जाएगा। 0.96 माइनस एक्स को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2.88 माइनस 3x, और प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस 3x प्लस 2x दिस कम्स आउट टू बी माइनस x, और 2.88 माइनस 2 दैट कम्स आउट टू बी 0.88 इक्वल टू 0। तो x कम्स आउट टू बी 0.88। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि नंबर ऑफ आयंस ऑफ Fe+2 जिसको आपने x माना था वो कितना आ गया? 0.88। सो नंबर ऑफ आयंस ऑफ Fe+3 कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 0.96 माइनस x, 0.96 माइनस 0.88 विच कम्स आउट टू बी 0.08। अब आपको ये नहीं बताना है कि Fe+2 आयंस का नंबर कितना है, आपको बताना फ्रैक्शन कितना है। सो फ्रैक्शन ऑफ Fe+3 आयंस कैसे निकालेंगे कि Fe+3 आयंस कितने नंबर में है? 0.08। टोटल आयंस कितने हैं आपके पास दोनों मिला के? 0.96। इसको जब आप डिवाइड कर लेंगे 0.08 को 0.96 से, तो ये आ जाएगा 1/12। ये है करेक्ट फ्रैक्शन जो Fe+3 आयन का प्रेजेंट है Fe 0.96O के अंदर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की। तो स्टूडेंट्स, देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक रिएक्शन सीक्वेंस पे बेस्ड एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन का एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 ये कह रहा है द इनकरेक्ट मेथड टू सिंथेसाइज बेंजल्डिहाइड इज। बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड के सिंथेसिस का कौन सा मेथड इनकरेक्ट है? ध्यान से देखना, इनकरेक्ट मेथड बताना है। तो आपके पास 4 मेथड में से 3 मेथड ऐसे होंगे जिनसे बेंजल्डिहाइड बनेगा, लेकिन एक ऐसा होगा जिससे बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा, जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है यू हैव गिवन बेंजीन नाइट्राइल, और उस बेंजीन नाइट्राइल के साथ जो दे रखे फेनिल साइनाइड या बेंजीन नाइट्राइल की रिएक्शन आप करा रहे हो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम H3O+। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन H2 और PdBSO4 के साथ करा रहे हो। एक बार हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपने ले लिया एथिल बेंजोएट, इसकी रिएक्शन डिबाल H और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं आप। और फोर्थ आपने लिया है टॉल्विन, इसकी रिएक्शन CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन CS2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट मेथड से आपके पास बेंजल्डिहाइड नहीं बन पाएगा। उसके अलावा रिमेनिंग जो 3 मेथड्स हैं 2, 3 और 4 की जो रिएक्शन सीक्वेंस है वहां से आपके पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फर्स्ट वाली रिएक्शन से क्या बनेगा अगर बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा तो, और बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिएक्शन है उनसे बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा। ओके, तो देखिए ध्यान से। सबसे फर्स्ट रिएक्शन आपने बेंज नाइट्राइल लिया है, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो आपको पता है सभी को Mg पे प्लस और CS3 पे माइनस आएगा। और साइनाइड में क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो CS3 जाके जुड़ेगा इस कार्बन पे और MgBr जुड़ेगा नाइट्रोजन पे। तो एडक्ट आपके पास बन जाएगा बेंजीन CS3 डबल बॉन्ड NMgBr। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CN बॉन्ड का क्लीवेज होगा
क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे माइनस चार्ज आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा तो यहाँ पे 2OH मॉलिक्यूल आके जुड़ेंगे जो कि अनस्टेबल है, वहां से वाटर रिमूव होगा तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट एसिटोफेनॉन बनेगा, एक कीटोन बनेगा। यू विल नॉट गेट बेंजल्डिहाइड, यू विल गेट एसिटोफेनॉन एज द मेजर प्रोडक्ट। सो फर्स्ट वाली रिएक्शन से आपके पास बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? एसिटोफेनॉन बनेगा। ओके, कैसे बनेगा? पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होगी, एडिशन होगा तो वहां से एडक्ट बनेगा, फिर आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो वहां से एसिटोफेनॉन बनेगा। सेकेंड रिएक्शन, आपने बेंजोइल क्लोराइड लिया है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो पैलेडियम और BSO4 की प्रेजेंस में, तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जहां से एल्किल जो एसिड हैलाइड जो होता है वो इस H2 के साथ रिएक्शन करने पर पैलेडियम और BSO4 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आपने बेंजोइल क्लोराइड लिया है तो आपके पास प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड फॉर्म होगा। ओके, अब आगे वाली दो रिएक्शन भी देख लेते हैं, थर्ड और फोर्थ। थर्ड आपने लिया है एस्टर एथिल बेंजोएट, इसकी रिएक्शन जब डिबाल एच के साथ कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो डिबाल एच क्या करेगा, इस एस्टर को करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो आपने एथिल बेंजोएट लिया है, सो यू विल गेट बेंजल्डिहाइड एज द मेजर प्रोडक्ट। अब लास्ट वाली रिएक्शन भी देख लेते हैं, फोर्थ रिएक्शन में आपने लिया है मैथिल बेंजीन टोलुइन, इसकी रिएक्शन करा रहे हो क्रोमिल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2 इन एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ CS2। यहां से आपके पास पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा और उस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब आप हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तो आपके पास बेंजल्डिहाइड बनेगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ईटार्ड रिएक्शन। तो आपने देखा रिएक्शन फर्स्ट से एसिटोफेनॉन बना, बेंजल्डिहाइड नहीं बना, लेकिन 2, 3 और 4 से आपके पास बेंजल्डिहाइड बन रहा है, जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 86 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक जो है सभी क्वेश्चंस के आंसर, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल और वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं वो पूरा अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।